गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे, ठीक है, एक्टिविटी मतलब अपन जो पढ़ रहे थे रेडियो एक्टिविटी में अपन ने अर्धायु काल तक पढ़ लिया था, ठीक है, और बेसिक कॉन्सेप्ट अपन सीखे थे। रदरफोर्ड सोडी का नियम भी देखा था। चलो आज स्टार्ट करते हैं बच्चों इसमें अगला पॉइंट, एक्टिविटी। सक्रियता क्या होती है? विघटन की दर। ठीक है, हम जानते हैं लगातार विघटन उतारता है, तो प्रति सेकंड कितने नाभिक विघटित हुए, उसी विघटन उसको बोलते हैं विघटन की दर। ठीक है, उसी हम बोलते हैं एक्टिविटी। उसी को अपन आप डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट है बच्चों यहाँ पे इसमें एक्टिविटी। एक्टिविटी में सक्रियता। ठीक है, सक्रियता इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, एक्टिविटी के लो या सक्रियता कैपिटल ए। ठीक है, कैपिटल ए। ठीक है, विघटन की दर, विघटन की दर, विघटन की दर को कहते हैं, विघटन की दर को हम क्या कहते हैं बच्चों? एक्टिविटी। विघटन की दर को एक्टिविटी कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए बराबर क्या होगा, इसलिए ए बराबर मतलब एक्टिविटी ए बराबर क्या होगा बच्चों? माइनस ऑफ डी एन अपॉन डी टी। विघटन की दर ए बराबर माइनस डी एन अपॉन डी टी। ठीक है, अब माइनस डी एन अपॉन डी टी, रदरफोर्ड सोडी के नियम पढ़ाई अपन ने। माइनस डी एन अपॉन डी टी किसके बराबर होता है बच्चों? लैम्डा एन के बराबर होता है। कहां से? रदरफोर्ड सोडी के नियम से। ठीक है, माइनस डी एन अपॉन लैम्डा एन। ठीक है, तो एक रिजल्ट आ गया कि ए बराबर क्या हो बच्चों? लैम्डा एन। ए बराबर है रिजल्ट लैम्डा एन, ये आ गया मान। और अगर बच्चों प्रारंभिक मान अगर हम यहाँ पे एन नॉट रख दें तो क्या आएगा? ए नॉट मतलब प्रारंभिक सक्रियता आ जाएगी। ठीक है, प्रारंभिक सक्रियता पूछ ले आपसे, तो प्रारंभिक सक्रियता ए नॉट बराबर क्या लिखेंगे? लैम्डा इंटू एन नॉट। ठीक है, प्रारंभिक सक्रियता, प्रारंभिक सक्रियता ए नॉट बराबर लैम्डा इंटू एन नॉट, ये हो जाएगा प्रारंभिक सक्रियता। ठीक है, अब यहां से हम देखें बच्चों इसके अंदर यहाँ पे ए बराबर क्या लिखा अपन है? लैम्डा एन। ठीक है, ए बराबर लैम्डा एन लिखे, यहां से देखिए नाउ ए इज इक्वल टू अपन लिखा था लैम्डा एन। अब यहाँ पे एन का मान अपन जानते हैं, सूत्र पढ़ चुके हैं पहले। एन बराबर क्या होता है? एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी होता है। तो रख दें एन का मान रख दिया एन नॉट ई की घात माइनस लैम्डा टी। ठीक है, ये अपन ने एन का मान रख दिया, तो इससे हम ये देखते हैं। अब देखिए लैम्डा इंटू एन नॉट को हम क्या रख दें? ए नॉट। तो यहां से इसको अपन लिखते हैं, इसलिए इस हो जाएगा ए बराबर ए नॉट ई की घात माइनस लैम्डा टी। ठीक है, ए बराबर ए नॉट की जगह लैम्डा एन नॉट को ए नॉट दिया अपन ने, तो ए बराबर ए नॉट ई घात माइनस लैम्डा टी। मतलब ए नॉट क्या बच्चों यहाँ पे? प्रारंभिक सक्रियता। ठीक है, और ए क्या है? किसी समय टी पश्चात, समय स्मॉल टी पश्चात नई सक्रियता। तो ए बराबर ए नॉट ई घात माइनस लैम्डा टी है। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे दें। तब देखिए जो समीकरण 1 है, बिल्कुल सूत्र यहां से हम देख रहे हैं। देखिए यहां से हम देखें जो समीकरण 1 है, समीकरण नंबर 1 जो है सूत्र n बराबर एन नॉट ई घात माइनस लैम्डा टी, इसके समान है कि नहीं है? ठीक है, ये समरूप है, दिख ही रहा है। ये जो अपन ने सूत्र ये समीकरण लिखी है, ये सूत्र बिल्कुल इसके समरूप बन रही है। तो इसलिए बच्चों एन के जितने भी सूत्र अपन ने पढ़े, जितने भी ग्राफ अपन ने पढ़े, वो सारे के सारे ए के लिए भी होते हैं। ठीक है, अतः इसलिए बच्चों, इसलिए एन के सभी सूत्र व ग्राफ ए के लिए भी होंगे, ए के लिए भी होंगे। क्या मतलब बच्चों? कौन कौन से अपन ने सूत्र? जैसे कि अपन लिखा था यहाँ पे, चलो पहले ग्राफ बता दूं आपको मैं। जैसे अपन ने ग्राफ ये लिखा था, एक तो इस तरह ग्राफ, ये ग्राफ जो अपन एन का हमने टी के साथ ग्राफ बनाया था, क्या था जो एन का टी के साथ ग्राफ? इस तरह से एन नॉट से ग्राफ स्टार्ट होता है, इस प्रकार से ग्राफ चलता है। ठीक है, ये बनाया था। तो सेम ये ग्राफ यहाँ पे ए के लिए भी प्राप्त होगा। तो ए का टी के साथ ग्राफ, ये प्रारंभिक मान क्या बच्चों? यहाँ पे ए नॉट, प्रारंभिक मान ए नॉट। फिर हम जानते हैं एक अर्धायु पश्चात मान क्या होता है? आधा हो जाता है। तो यहाँ पे एक अर्धायु पश्चात मान आधी का दो, तो ये आधा मान हो गया कितने टाइम बाद? कैपिटल टी टाइम बाद। ये मान हो गया आधा ए नॉट बाई 2। ठीक है, और उसकी अगली अर्धायु के बाद मान और आधा हो जाएगा। ये अगली अर्धायु कर दी 2t, समय हो गया 2t, मतलब 2 अर्धायु काल पश्चात मान और आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नॉट बाई 4 हो जाएगा।
ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने ए वर्सेस टी ग्राफ देख लिया। ऐसे बच्चों लॉग एन का टी के साथ ग्राफ बनाया था, वैसा ही यहां बन जाएगा। लॉग ए का बना लेंगे, लॉग ए का टी के साथ ग्राफ, समय टी के साथ ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। जैसे वहां पे लॉग एन का टी के साथ ग्राफ आया था, ऐसे लॉग ए का टी के साथ ग्राफ ये प्राप्त हो जाएगा। और जो सूत्र अपन लिखे थे, ठीक है, सूत्र अपन ने लिखे थे, एक तो लिखा था ऐसा ही सूत्र, इससे तो ये बन ही गया। उसके अलावा अपन ने और लिखे थे सूत्र, ए बराबर ए नॉट अपॉन 2 पावर एन इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 पावर टी अपॉन टी। एक सूत्र ये हो गया, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा ही तो अपन ने एन का भी देखा था, एन बराबर एन नॉट अपॉन 2 पावर एन बराबर एन नॉट अपॉन 2 पावर टी अपॉन टी, ठीक है, ये हो गया। ऐसे बच्चों एक और सूत्र अपन ने जो समय के लिखा था, हमने लिखा था टी बराबर 3.32 कैपिटल टी लॉग बेस 10 एन नॉट अपॉन एन आया था, तो यहाँ पे ए नॉट अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये सूत्र हो गए। तो जो ये सूत्र अपन ने पढ़े थे ए के लिए, एन के लिए, वो सूत्र यहाँ पे ए के लिए भी आ रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो जो ये चीज अपन देखी। अब इस पे कुछ चीजें और समझाऊंगा आपको मैं, फिर अपन न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। देखिए ये तो सूत्र अपन देख लिए, ए वाले सभी सूत्र हो गए, ठीक है, ए के अपन ने सभी सूत्र निकाले। अब यहाँ पे देखो बच्चों इसके अंदर, यहाँ पे इसमें एक स्टार पॉइंट अगला और समझे अपन इसमें, देखिए नेक्स्ट स्टार पॉइंट, ये अपन ने लिखा ए बराबर, यहाँ जो ए बराबर लैम्डा इंटू एन, ए बराबर लैम्डा इंटू एन से अपन देखें ए बराबर लैम्डा इंटू एन। तो जो अगर आपको मान लो लैम्डा का मान नहीं दिया गया, लैम्डा का मान नहीं दिया, आपको अर्धायुकाल का मान दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन जानते हैं लैम्डा को रिप्लेस कर सकते हैं 0.693 अपॉन कैपिटल टी से, ठीक है, और इंटू एन है ही सही है। और कई बार बच्चों क्या होता है, एन का मान भी दिया गया नहीं होता, एन का मान भी दिया गया नहीं होता, तो कोई दिक्कत नहीं, एन का मान नहीं दिया गया तो हम मोल कॉन्सेप्ट से, मतलब आपको द्रव्यमान दे रखा है तो हम इस एन का मान क्या रखते हैं, देखिए इस प्रकार रखते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए बराबर 0.693 अपॉन टी, एन का मान रख देंगे मोल कॉन्सेप्ट से एन ए इंटू एम बटा एम डब्ल्यू, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट से अपन इसका यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब तो यहाँ पे देखिए ये सारे सूत्र इंपॉर्टेंट फॉर्म में आ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगर मान लो एम का मान आपको 1 ग्राम दिया गया है, एक नोट के रूप में समझाऊं आपको मैं, यदि एम का मान बच्चों आपको 1 ग्राम दे रखा है, एम बराबर 1 ग्राम, एम का मान 1 ग्राम है, तो उस केस में बच्चों ए का मान क्या आएगा, ए बराबर इस सूत्र से अपन देखें 0.693 अपॉन कैपिटल टी इंटू ये जाएगा एन ए अपॉन एम डब्ल्यू, ठीक है, ये आएगा। इसे बोलते हैं विशिष्ट सक्रियता, ठीक है, मतलब 1 ग्राम द्रव्यमान की जो सक्रियता होती है उसे क्या बोलते हैं, विशिष्ट सक्रियता बोलते हैं, इज इक्वल टू विशिष्ट सक्रियता, इसे हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट सक्रियता कहते हैं, ठीक है। 1 ग्राम द्रव्यमान की सक्रियता को क्या कहते हैं, विशिष्ट सक्रियता कहते हैं, ठीक है। 1 ग्राम द्रव्यमान की सक्रियता को विशिष्ट सक्रियता कहते हैं, स्पेसिफिक एक्टिविटी कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एक्टिविटी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 अपन देखें क्या बच्चों, क्वेश्चन 1 कह रहा है कि दिया है एन नॉट ए बराबर एन नॉट बी बराबर सेम, मतलब प्रारंभ में 2 तत्व हैं, 2 सैंपल हैं ए और बी, उनकी सक्रियता समान बता रखी है, प्रारंभ में संख्या समान बता रखी है, और कह रहा है इनके अर्धायुकाल 1 वर्ष और 2 वर्ष है। तो 2 वर्ष पश्चात एन ए बटा एन बी और ए बटा ए बी का मान क्या होगा बताना है। तो चलो पहले एन ए बटा एन बी निकालें, एन ए बटा एन बी, सूत्र बताइए अपन को। देखिए जैसे ये वाला सूत्र दिखा अपन ने, ऐसा सूत्र एन का भी होता है, तो ये वाला सूत्र लगा रहा हूं मैं एन के लिए, मीन्स एन नॉट अपॉन एन नॉट ए अपॉन 2 पावर टी अपॉन टी। तो टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे, टाइम का आपको दे रखा है 1 वर्ष, ठीक है, टाइम 2 वर्ष दे रखा है, 2 वर्ष, और इसका अर्धायुकाल 1 वर्ष है, तो 2/1, ठीक है। फिर एन नॉट, ये बी का मान रखेंगे तो एन नॉट बी अपॉन 2 पावर 2/2, क्योंकि यहाँ पे इसकी अर्धायु 2 दे रखी है, समय का मान 2, अर्धायु 2। तो यहाँ से देखिए इस एन नॉट ए से तो एन नॉट बी कट जाएगा, क्योंकि दोनों मान समान दे रखे, ठीक है, कट गया।
तो यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों, ऊपर तो यहाँ पे 2 की घात 2 1 बन जाएगा और 1/2 तो आ जाएगा 1/2 हो जाएगा ये, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए 2 की घात 2 4 और यहाँ पे 2 की घात 1 2, तो 2/4 मतलब 1/2 ये आ जाएगा रिजल्ट। पहले का आंसर तो आ गया ये लो 1/2, ठीक है। उसी में आगे फिर a बटा a भी पूछा गया आपसे, a बटा a भी, तो अपन जानते हैं बच्चों a का जो मान होता है a इज इक्वल टू, अपन लगा था a बराबर क्या होता है यहाँ पे 0.693 अपॉन t, 0.693 अपॉन t इंटू n, ये लिखा अपन ने। तो यहाँ से आप देखिए a का जो मान है, a का मान समानुपाती क्या आ रहा है, n अपॉन टी आ रहा है, a का मान n अपॉन टी के समानुपाती है। तो यहाँ से a बटा a भी निकालेंगे तो a बटा a भी का मान क्या जाएगा, एन ए बटा एन बी इंटू टी बी बटा टी ए, ठीक है। तो एन ए बटा एन बी आपने निकाल लिया, 1/2 आया था, टी बी का मान 2 वर्ष दे रखा है, टी ए का मान 1 वर्ष दे रखा है, टी कट जाएगा तो क्या आ गया आंसर 1, ठीक है। तो इसका आंसर कितना गया, ए बटा ए बी का मान तो ये आ गया 1 आ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये अपन ने फर्स्ट देखा बच्चों क्वेश्चन, आई बस में। चलो अगला क्वेश्चन पढ़े। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नमूने की टी बराबर 0 पर सक्रियता A0 है और टी बराबर 5 पर सक्रियता A0 बटा ई है, ठीक है। तो किस समय पर सक्रियता A0/2 होगी। तो सोचिए थोड़ा दिमाग से, अगर अपन सोचें, आपको कल समझाया था मैंने, यहाँ पे मान कितना आ रहा है 1/e गुना, ठीक है। कल लास्ट में अपन ने पढ़ा था माध्य आयु, हम जानते हैं माध्य आयु के समय पर मान 1/e गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सॉल्यूशन नंबर सेकंड अपन देखें, सॉल्यूशन नंबर सेकंड, तो मान आ रहा है 1/e गुना, ठीक है। तो 1/e गुना मान, 1/e गुना मान जो प्राप्त होता है t बराबर tm पर होता है, ये कल अपन लास्ट में देख चुके हैं। 1/e मान t बराबर tm पर होता है माध्य आयु पर, इसलिए बच्चों आपको tm का मान कितना दिया है, इसलिए tm बराबर कितना बच्चों यहाँ पे 5 सेकेंड, tm बराबर 5 सेकेंड होगा, मतलब माध्य आयु कितनी है 5 सेकेंड, क्लियर। उसका बच्चों फिर आगे माध्य आयु बदल की 5 सेकेंड, फिर हम जानते हैं क्या पूछा है, किस समय पर सक्रियता A0/2 होगी। तो A0/2 सक्रियता कब होती है बच्चों, नॉर्मल सी बात है अर्धायु काल पे, मतलब कैपिटल टी पर, ठीक है। अब A0/2 मान t बराबर कैपिटल टी पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल टी का मान, तो जो t बराबर कैपिटल टी का मान कल समझाया था कितना होता है 0.693 इंटू टी एम, 0.693 इंटू टी एम, ठीक है। तो यहाँ पे 0.693 इंटू टी एम का मान 5, तो इसको लगभग 7 मान ले, 0.7 इंटू 5 35, 3.5 के लगभग हो जाएगा, लगभग 3.5, नियरली 3.5 सेकेंड ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 3.5 सेकेंड के लगभग ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो अपन इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए आपको, जो आपको लिखा रहा हूं मैं, परिभाषा समझा रहा हूँ, ये छोटी चीज क्यों समझा रहे हैं, ताकि क्वेश्चन देखते हम फटाफट पता चल जाए, वरना पूरा सोल्व करने बैठे हो काफी लंबा समय लगेगा, ठीक है। चलो अगला एग्जाम्पल देखें, थर्ड कह रहा हूं आपसे कि T1 समय पर सक्रियता कितनी है 2A0/3 है, T2 समय पर सक्रियता A0/3 है, ठीक है। मतलब प्रारंभ में T1 समय पर, कोई समय T1 है, सक्रियता 2A0/3, T2 पर A0/3 है, तो समय अंतराल T2 माइनस T1 का मान बताना है कैपिटल T के पदों में क्या होगा। अरे सिंपल सा क्वेश्चन नालायक को समझो, देखिए क्या कह रहा है, सक्रियता कितनी हो गई आधी, पहले 2A0/3 अब A0/3 होगी, सक्रियता आधी हो गई है, और आधी होने में टाइम कितना लगता है कैपिटल T, तो सिंपल आंसर कैपिटल T है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं सक्रियता आधी हो रही है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 3 अपन देखें, सॉल्यूशन नंबर 3 A0/2, तो यहाँ पे आपको A2 इक्वल टू A1/2 दिया है, ठीक है। A2 बराबर A1/2, ठीक है, मतलब क्या कहते हैं बराबर 1/2, 1/2 ऑफ A1 दिया है, ठीक है। तो हम कहते हैं इसलिए अंतराल मतलब समय अंतराल है T2 माइनस T1 बराबर क्या होगा बच्चों, कैपिटल T होगा आंसर। तो सक्रियता आधी कब होती है बच्चों, समय अंतराल कैपिटल T में, तो इसलिए अंतराल T होगा, बस देखते आंसर टिक कर दिया, पूरा सोल्व करने बैठोगे तो कम से कम आधा पेज खराब हो जाएगा आपका, इतना दिमाग लगाएं फटाफट आंसर आ गया, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन बच्चों इससे अपन फटाफट निकाल सकते हैं।
आई हो समझ में? अब देखिए यहां पे इसमें अगला क्वेश्चन अपन देखें इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन समझे क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे यूरेनियम 235 की अर्धायु 10 वर्ष है। चल 10 दिन, चलो इससे पहले आपको एक चीज समझाऊं उसके अंदर इसका मात्रक क्या होता है। डी अपन यहाँ पे लेते हैं एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ ए देखें, एक्टिविटी का जो एसआई मात्रक है, एक्टिविटी का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, विक्टन प्रति सेकंड। ठीक है, इसे बोलते हैं विक्टन प्रति सेकंड या डीपीएस बोलते हैं। ठीक है, विक्टन प्रति सेकंड, विक्टन प्रति सेकंड, विक्टन को इंग्लिश में बोलते हो डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ठीक है, तो डीपीएस, तो विक्टन पर सेकंड बोल लो या डीपीएस बोल लो, एक ही बात है। या इसको बोलते हैं कभी कभी काउंट पर सेकंड बोलते हैं, काउंट पर सेकंड, काउंट पर सेकंड बोलते हैं इसको। या कभी कभी इसको नाम दे रखा है बेकुरल, ये भी कहते हैं बेकुरल, बेकुरल। ठीक है, तो विक्टन प्रति सेकंड के लो या डीपीएस के लो या काउंट पर सेकंड के लिए बेकुरल, ये सभी क्या है, ऐसा यूनिट है। और इसकी अदर यूनिट अगर देखें, अदर यूनिट में हम जनरली यूज करते हैं क्यूरी का यूज करते हैं। ठीक है, कैसे यूज करते हैं देखिए, तो क्या होता है देखिए, एक क्यूरी का मान ये होता है, अदर यूनिट की बात करें तो अदर यूनिट 1 क्यूरी, 1 क्यूरी बराबर 3.7 गुणा 10 की घात 10 डीपीएस। ठीक है, 3.7 इंटू 10 पावर 10 डीपीएस, ये होता है किसका मान, एक क्यूरी का मान, 3.7 इंटू 10 पावर 10 डीपीएस। क्लियर? चलो अब इस पे देखें क्वेश्चन अगला क्या कहना चाहता है आपसे। यहाँ पे यदि यूरेनियम 235 की अर्धायु 10 डेज है तो इसके 4.7 किलोग्राम नमूने की एक्टिविटी क्या होगी। तो यहाँ पे द्रव्यमान दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है और अर्धायु काल दे रखा है, तो हमसे एक्टिविटी पूछ रहा है। तो एक्टिविटी का मान क्या होता है देखिए, ये रहा, अभी फॉर्मूला अपन ने यहाँ पे एक्टिविटी का, ये रहा, इस तरह उपयोग करेंगे। तो ए बराबर, सॉल्यूशन नंबर 4 अपन देखें, ए बराबर क्या होता है बच्चों, 0.693 बटे में कैपिटल टी इंटू एन ए एम बटा एम डब्ल्यू। ठीक है, इसका यूज कर रहे हैं। अब जो यहाँ पे 0.693 बटा टाइम, जो अर्धायु काल है कितना रखा है, 10 डेज, 10 डेज, कोई दिक्कत नहीं, इसको डेज में रख देते हैं। वैसे तो सेकंड में रखोगे तो अच्छा है, सेकंड में रखेंगे तो मान क्या आएगा, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, मतलब काउंट प्रति सेकंड आएगा। लेकिन इसको आपने दिन में रखा है तो काउंट पर डे लिखेंगे फिर अपन यूनिट। ठीक है, काउंट पर डे ये लगाएंगे। इसका मात्रक एन ए तो आप जानते हैं 6 गुणा 10 की घात 23 होता है। ठीक है, एम का मान हमें रखा है 4.7 किलोग्राम, तो यहाँ पे 4700 ग्राम दिया गया, और एम डब्ल्यू का मान 235। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखें आराम से 2 बार ये कट जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से जो इसका मान आ जाएगा, ये सॉल्व करने पे यहाँ जो एक्टिविटी का मान आपको प्राप्त हो रहा होता है 8.4 इंटू 10 पावर 23, ये आता है मान काउंट पर डे। अब देखिए बच्चों मैंने क्या लगाया यूनिट, काउंट पर डे। ठीक है, प्रतिदिन में कितने काउंट हो रहे हैं, काउंट पर डे। यहाँ पे क्या था, काउंट पर सेकंड। अगर आप यहाँ पे टाइम को सेकंड में चेंज करके लिखते तो क्या आता आंसर, काउंट पर सेकंड में आता। लेकिन आपने सीधा सा मात्रक डेज में रख दिया है टी का मान, तो इसलिए काउंट पर डे की यूनिट में आंसर आया। ठीक है, चलो अब आगे देखो बच्चों, ये तो सॉल्यूशन नंबर 5 हो गया। अगला एग्जांपल देखें, 2 नमूने का आवर्तकाल दे रखा है, अर्धायु काल दे रखा है 10 सेकंड और 5 सेकंड। प्रारंभिक सक्रिय द्रव्यमान, प्रारंभिक सक्रिय द्रव्यमान M01 का मान 4 ग्राम, M02 का मान 16 ग्राम है, तो कितने समय पश्चात M1 बराबर M2 प्राप्त होगा। अब देखिए अभी तक तो अपन सक्रिय नाभिकों की संख्या पढ़ रहे थे, सक्रियता पढ़ रहे थे, सक्रिय द्रव्यमान बीच में आ गया, तो इसके सूत्र क्या होंगे, तो इसके सूत्र भी n जैसे ही होते हैं। क्यों होते हैं, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 5 आपको समझा रहा हूं मैं। देखिए यहाँ बच्चों अपन ने अभी लिखा था सूत्र, यहाँ पे देखिए जो n का मान होता है मोल कॉन्सेप्ट से आप जानते हैं, n बराबर क्या कहते हैं, ठीक है लिखा था मैंने, n बराबर क्या लिखा था, एन ए इंटू एम बटा एम डब्ल्यू, ये लिख चुके हैं अपन मोल कॉन्सेप्ट से। n का मान होता है एन ए इंटू एम बटा एम डब्ल्यू, तो यहाँ से देखिए n का मान m के समानुपाती आ रहा है, मीन्स दिस इंप्लाइज m इज प्रोपोर्शनल टू दी n, m का मान n के समानुपाती है, तो इसलिए n के सभी सूत्र और ग्राफ m के लिए भी होंगे। अतः n के सभी सूत्र व ग्राफ m
के भी लिए भी होंगे, m के लिए भी होंगे। ठीक है, जितने भी अपने जैसे यहाँ लिखे थे सारे स्टेरोग्राफ, जैसे कि चलो लिखते हैं, एक तो ये हो गया यहाँ पे बच्चों m बराबर m नॉट e घात माइनस लैम्डा टी, या अपन देखें इसके अंदर m बराबर m नॉट अपॉन 2 पावर n, या कहते हैं m नॉट अपॉन 2 पावर t अपॉन t, ये भी कह सकते हैं। या हम देखें ये वाला सूत्र लगा सकते हैं कि t बराबर 3.32 t लॉग m नॉट अपॉन m, ये भी लगा सकते हैं। फिर ये ग्राफ बना सकते हैं m का समय के साथ, log m का t के साथ, एज इट इज ये सारी चीजें यहाँ भी प्राप्त होंगी। तो पूरा कुछ लिख नहीं रहा मैं, इतना समझा दिया, अपने आप नोट कर लेना इसको। ठीक है, ये सूत्र लिख देना, यहाँ पे m नॉट बटा m कर देना, ये ग्राफ बना देना एक ही जगह m लिखते हुए। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन समझ सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखें यहाँ पे सॉल्यूशन समझें। अब आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, आपको दिया हुआ है कि m1 बराबर m2, याद करो अपन ने कल भी सॉल्व किया था ऐसा क्वेश्चन जिसमें n1 बराबर n2 लिया था, तो वैसे यहाँ पे अब क्या m1 बराबर m2 दे रखा है, तो वही तरीका है जो अपन ने कल सॉल्व किया है। m1 का मान रख दें, m1 का मान क्या था बच्चों, m नॉट अपॉन ये वाला m नॉट अपॉन 2 पावर t अपॉन t, तो m1 के लिए प्रारंभिक सक्रियता कितनी रखी है, 4 ग्राम दे रखी है, तो 4 बटा 2 की घात टाइम अपॉन कैपिटल T। कैपिटल T का मान कितना है फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट वाले के लिए कैपिटल T 10 सेकेंड है, ये लो ये लगा दिया। सेकंड वाले के लिए सक्रिय द्रव्यमान कितना है, 16 ग्राम। ठीक है, m नॉट का मान 16 दिया, 2 पावर t अपॉन कैपिटल T का मान कितना है दूसरे वाले के लिए 5 है। ठीक है, अब तो यहाँ से देखिए इस 4 से 16 को काट सकते हो, कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो 2 की घात t बटा 5 बराबर, ठीक है, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 2 की घात t अपॉन 10 इंटू 4, 4 का मान क्या होता है 2 की घात 2। ठीक है, अब बच्चों इसको मैं इधर नीचे ले आऊं, डिवाइड कर देंगे, तो 2 की पावर t बाई 5 माइनस t बाई 10 बनेगा, तो 2 पावर t बाई 10 आ जाएगा, बराबर क्या है 2 की घात 2। क्या किया बच्चों, इसको पहले मैं नीचे लेके आया, यहाँ पे भाग लगाया मैंने, भाग लगाएंगे ऊपर ले आएंगे, घात नेगेटिव हो जाएगी, तो 2 पावर t बाई 5 माइनस t बाई 10, तो t बाई 5 में से t बाई 10 घटाएंगे घात, तो t बाई 10 बचेगा। अब यहाँ पे घातों की तुलना कर लें, तो आप यहाँ पे देखते हो कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे t बराबर आ जाएगा 20 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे t का मान 20 रखेंगे तो ही 20 बटा 10 का मान 2 होता है, तो घात 2 आएगी, तो t का मान कितना आ जाएगा 20 सेकेंड, ही आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने एक्टिविटी के बारे में पढ़ा, सक्रियता के बारे में, काफी अच्छा पॉइंट था, इससे अपन ने 4-5 न्यूमेरिकल्स अपन ने देखे। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट चीज समझाऊंगा आपको मैं। तो जब नेक्स्ट पॉइंट अपन समझे यहाँ पे लगातार विघटन की साम्यावस्था। लगातार विघटन की साम्यावस्था मतलब क्या है, देखिए जब बच्चों की पहले ए, कोई ए अस्थायी तत्व है, ये विघटित होकर बी में चेंज हो रहा है, मान लो बी भी एक अस्थायी है, फिर आगे ये विघटित होकर सी में चेंज होगा, इस प्रकार लगातार विघटन हो रहा है। तो बच्चों देखो यहाँ पे अपन देखें कि प्रारंभ में जो ए के विघटन, देखिए मान लो शुरू में आपने बिल्कुल एक फ्रेश सैंपल लिया, उस पर सारे एलिमेंट्स ए के थे, कोई बी कोई सी नहीं था, तो ए का धीरे धीरे विघटन होकर बी बनने लगेगा। ठीक है, बी बनने लगेगा, फिर बी का धीरे धीरे विघटन होकर आगे सी बनने लगेगा। तो यहाँ पे बी के जो नेट उत्पादन की दर है, क्या मतलब है, देखिए बी के नेट उत्पादन की दर क्या होगी, देखिए बच्चों बी के नेट उत्पादन की दर बराबर ये होगी ए की विघटन दर माइनस बी की विघटन दर, इसके बराबर होगी बी की नेट उत्पादन दर। क्योंकि आप समझिए यहाँ पे ए का विघटन होकर बी बन रहा है, फिर बी का भी आगे विघटन हो जा रहा है, तो देखिए ए का विघटन होने से बी बन रहा है, तो जिस दर से ए विघटित होता जा रहा है उसी दर से बी का निर्माण हो रहा है। ठीक है, लेकिन बी भी धीरे धीरे आगे विघटित हो जा रहा है, तो यहाँ पे ए का जो विघटन दर है वो क्या बता रहा है, बी के उत्पादन दर को, परंतु उसमें कुछ मात्रा बी की घटने भी लग गई है, तो बी के बनने की नेट दर क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी ए के विघटन की दर माइनस बी की विघटन की दर। ठीक है, इसको चलो थोड़ा सा एक और एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे प्रैक्टिकली अपन देखें, मान लो कोई पात्र है बच्चों, ये कोई पात्र है, इसमें शुरू में बहुत सारा पानी भरा हुआ है काफी ऊंचाई तक, यहाँ अपन ने छोटा होल कर दिया। ठीक है, यहाँ होल कर दिया, इसके नीचे एक और पात्र है, ठीक है अभी खाली है, इसके अंदर होल कर दिया, इसके अंदर एक और पात्र है अभी खाली है। ठीक है, एक और पात्र है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो स्टार्टिंग में पूरा की पूरी मात्रा ए में भरी है, तो स्टार्टिंग में यहाँ से जो
वाटर यहाँ से गिरेगा, जल्दी जल्दी गिरेगा ज्यादा मात्रा में, 23 से घटेगा, ठीक है, 23 से घटेगा, क्लियर। यहाँ मान लो बच्चों, ये मान लो पानी गिर रहा है 10 ml प्रति सेकंड की दर से पानी गिर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पानी इसमें इकट्ठा होने लग गया, अब यहाँ पे धीरे धीरे पानी इकट्ठा होने लग जाएगा इसके अंदर, इकट्ठा होगा तो फिर यहाँ से धीरे बाहर निकलेगा। अब यहाँ से पानी बाहर निकलना स्टार्ट हुआ, मान लो अभी थोड़ा सा यहाँ पे लेवल था, लेवल थोड़ा सा इस जगह पानी का लेवल थोड़ा सा है, इसलिए धीरे धीरे मात्रा निकलेगी। यहाँ मान लो निकल रहा है 2 ml प्रति सेकंड की दर से निकलना स्टार्ट हुआ। तब देखिए इस बी में पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, कि ऊपर 10 की दर से आ रहा है लेकिन 2 की दर से निकल रहा है, तो अंदर परिणामी रूप से पानी किस दर से इकट्ठा होगा, 8 ml प्रति सेकंड की दर से, 10 - 2 से, ठीक है। तो इस अपन देख रहे हैं ए के विघटन की दर मतलब ए के खाली होने की दर माइनस बी के खाली होने की दर, तो ए के खाली होने की दर क्या है 10 ml पर सेकंड, बी की खाली होने की दर क्या है 2 ml पर सेकंड, तो 10 - 2 करेंगे 8, तो बी के भरने की दर क्या हो जाएगी 8 ml पर सेकंड। तो वही चीज मैंने यहाँ पे समझाई आपको, ठीक है। तो ए के विघटन की दर माइनस बी के विघटन की दर मतलब ए माइनस ए बी, ठीक है, ए माइनस ए बी। और तो यहाँ पे प्रारंभ में जो ए के विघटन की दर वो फास्ट होती है, क्योंकि इसका लेवल बहुत सारा भरा हुआ है पानी का, तो बहुत जल्दी दर से निकल रहा है, परंतु धीरे धीरे पानी का तल कम होता जाएगा तो ये दर भी कम होती जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा हाइट तक पानी होता है उतनी रैपिडली, उतना तेजी से पानी बाहर निकलता है। ऐसे बच्चों यहाँ पे स्टार्टिंग में ए की संख्या बहुत सारी थी, इसलिए ए का जल्दी जल्दी विघटन हो रहा था, ठीक है। बी की संख्या बहुत कम थी, मतलब 0 थी, इसलिए ए का विघटन बहुत कम था। परंतु जैसे ए बी बनता गया, बी की विघटन दर बढ़ती गई, ए घटता गया, ए के विघटन की दर घटती गई। तो शुरू में तो बच्चों क्या होता है, देखिए प्रारंभ में ए ग्रेटर देन ए बी होता है, ठीक है, परंतु कुछ देर बाद ए बराबर ए बी प्राप्त होगा, ठीक है। इस स्थिति को हम बोलते हैं बच्चों साम्यावस्था की स्थिति। इस स्थिति को साम्यावस्था की स्थिति कहते हैं, साम्यावस्था की स्थिति कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ ए बराबर क्या है ए बी, मतलब साम्यावस्था में हम देख रहे हैं ए बराबर ए बी है, ठीक है, ए बराबर ए बी। और ए का फॉर्मूला क्या होता है, सक्रियता का, एक्टिविटी का फॉर्मूला लैम्डा इंटू टी, लैम्डा इंटू एन, सॉरी, तो लैम्डा ए एन ए बराबर लैम्डा बी एन बी, ठीक है, लैम्डा ए एन ए बराबर लैम्डा बी एन बी। या यहां से अगर आपसे अनुपात पूछ ले तो एन ए बटा एन बी का मान क्या हो जाएगा, मतलब आपसे पूछ ले कि इसके अंदर साम्यावस्था के दौरान एन ए बटा एन बी कितना जाएगा, तो जाएगा ये लैम्डा बी बटा लैम्डा ए, लैम्डा बी बटा लैम्डा ए, ये हो जाएगा। और अगर आपको लैम्डा का मान ना देखे, अर्धायुकाल का मान दे रखा है, तो हम जानते हैं अर्धायुकाल लैम्डा के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, तो उसको टी ए बटा टी बी कह सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये चीज प्राप्त होगी साम्यावस्था के दौरान, क्लियर। अब बच्चों देखो उसके बाद अपन देखें रेडियो एक्टिविटी समस्थानिक का उपयोग कहाँ होता है, ठीक है। ये तो मैंने रेडियो एक्टिविटी के बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिए, इसका उपयोग कहाँ है, देखिए ये बच्चों में कुछ याद रखने पॉइंट्स। रक्त परिसंचरण की जांच में, मतलब ब्लड सर्कुलेशन की टेस्टिंग में सोडियम 24 का उपयोग होता है। कैंसर के उपचार में बच्चों कोबाल्ट का उपयोग होता है। थायराइड ग्रंथि की जांच में आयोडीन 131 का उपयोग होता है। कार्बन डेटिंग द्वारा जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में कार्बन 14 का उपयोग होता है। अच्छा, कार्बन डेटिंग विधि क्या है, चलो उसको हल्का सा आपको समझाऊं। कार्बन डेटिंग, देखिए कार्बन डेटिंग होती क्या बच्चों, समझो, काफी इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से, अपने आप नोट करना, जो बता रहा हूँ बुक से मिल भी जाएगा, वैसे आप कहीं पढ़ोगे तो। देखिए कार्बन डेटिंग क्या होती है बच्चों, जब भी कोई वस्तु जब जीवित अवस्था में होती है, जैसे कोई व्यक्ति हो गया या कोई जानवर हो गया या डायनासोर हो गए या वृक्ष हो गए, पेड़ हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, मतलब जो भी सजीव वस्तु है, जब वो जीवित अवस्था में होती है तो उसमें बच्चों जब वो सांस लेती है तो उस केस में उसकी बॉडी के अंदर कार्बन 14 एंटर करता है। जब वो सांस लेती है, जब पेड़ होते हैं, अपन जानते हैं पेड़ के अंदर भी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसके थ्रू बच्चों हम देखते हैं। अब बच्चों यहाँ पे बॉडी, जब भी कोई बॉडी है, जो चाहे पेड़ हो गए चाहे वस्तु, कोई व्यक्ति है, जब जीवित अवस्था में उसके अंदर कार्बन 14 एंटर करता है बॉडी के अंदर, जब सांस लेता है या उसका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है पेड़ों में, तो जो कार्बन 14 बॉडी के अंदर उसके एंटर करता है, बॉडी के अंदर कार्बन 14 एंटर करता है। कार्बन 14 जो है एक अस्थायी तत्व है और बॉडी के अंदर उसका विघटन भी होता रहता है। बॉडी के अंदर कार्बन 14 का विघटन भी होता रहता है और सराउंडिंग से, परिवेश से कार्बन 14 बॉडी के अंदर एंटर भी करता रहता है। तो बॉडी के अंदर बच्चों कार्बन 14 का लेवल फिक्स बना रहता है, फिक्स बनाता है। अंदर विघटन हो रहा है, जितना विघटन होता रहा है उतना बाहर से आता भी जा रहा है, जितना विघटन हो रहा है बाहर से आता भी जा रहा है, अर्थात बॉडी के अंदर
बॉडी के अंदर कार्बन 14 का लेवल निश्चित बना रहता है, हमेशा फिक्स बना रहता है। परंतु जैसे बॉडी को जो डेथ होती है या पेड़ को काट दिया जाता है तो उसके बाद फिर क्या होता है, उस बॉडी के अंदर जो कार्बन 14 था उसका विघटन तो चल ही रहा है, क्योंकि उसको थोड़ा मतलब है कि वस्तु जीवित है या मर गई है, कार्बन 14 का तो विघटन चलता रहेगा। परंतु बाहर से अब कार्बन 14 जो अंदर आ रहा था वो आना बंद हो जाएगा, क्योंकि उस वस्तु की डेथ हो गई है, मतलब पेड़ काट दिया गया है या व्यक्ति मर गया या डायनासोर मर गया है, ठीक है, तो उसके अंदर कार्बन 14 की आपूर्ति रुक जाती है, केवल विघटन चलता रहता है, ठीक है। अब कई वर्षों पश्चात जब हम उसके जीवाश्म को देखते हैं, उस जीवाश्म को देखते हैं तो उसकी जीवाश्म की साइज जो मिलती है हमें, उस साइज के अनुसार हमें लगता है कि इसके अंदर प्रारंभ में कार्बन 14 की मात्रा इतनी होनी चाहिए थी, या कहते हैं कार्बन 14 की सक्रियता इतनी होनी चाहिए थी, और एट ए परसेंट जब ये हमें मिला है, एट ए परसेंट इसकी सक्रियता इतनी हमें देखने को मिल रही है। मतलब प्रारंभ में ए का मान या ए नोट का मान, प्रारंभ में ए नोट का मान मतलब सक्रियता का मान इतना होना चाहिए था, और अभी ए का मान हमें इतना प्राप्त हो रहा है, और इसका अर्धायुकाल फिक्स होता है, कैपिटल टी का मान हमें पता है फिक्स होता है। तो जो अब क्या ज्ञात बचा, स्मॉल टी, तो हम जानते हैं जो सूत्र होता है ए बराबर ए नॉट अपॉन 2 पावर टी बटा कैपिटल टी। इस सूत्र में ए नॉट हमने उसकी साइज के अनुसार पता कर लिया कितना होना चाहिए था, कैपिटल ए। अभी वर्तमान में इसकी एक्टिविटी कितनी है वो दिख ही रही है हमें, ठीक है, ए पता है, कैपिटल टी पता है, तो अज्ञात राशि क्या हुई, केवल स्मॉल टी। तो सूत्र से कैलकुलेट करके अपन क्या निकाल लेते हैं, स्मॉल टी। यही मान लो स्मॉल टी का एक और फॉर्म बताया था मैंने, स्मॉल टी बराबर 3.32 कैपिटल टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। इस सूत्र में मान रख दो सारे, तो इससे क्या निकल जाएगा बच्चों, स्मॉल टी का मान प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि वो जीवाश्म की डेथ कब, उस वस्तु की डेथ कब हुई थी जब हमें जीवाश्म मिला है, उस वस्तु की जो ओरिजिनल जब जीवित अवस्था में था, कितने समय पहले वो जीवित अवस्था में था, तो उस समय उसकी आयु पता चल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से अपन किसी वस्तु की आयु ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे बोलते हैं कार्बन डेटिंग विधि, ठीक है, ऐसा है। और जो कृत्रिम वर्षा में हम इस AGI का यूज करते हैं, उर्वरकों में फास्फोरस 32 का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये अपने रेडियो एक्टिविटी के बेसिक कॉन्सेप्ट अपन सीखे। और जो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपन पढ़ेंगे यहाँ पे अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स के बारे में। आपको पता है रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, जो अस्थायी तत्व हैं उनके स्वतः विघटन की दर को, स्वतः विघटन होने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। मतलब अंदर से अपने आप ही अल्फा बीटा गामा पार्टिकल निकलते रहते हैं, उस कंडीशन को, इस प्रक्रिया को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब ये अल्फा बीटा पार्टिकल क्यों निकलते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, इनके निकलने से नाभिक पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीजें अपन देखने जा रहे हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट में। अब देखो अल्फा बीटा गामा कणों के गुण के बारे में अपन देखें। अब बच्चों ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसमें कुछ एक न्यूमेरिकल बनते हैं, वो भी कराऊंगा आपको, तो आप साथ में मॉड्यूल लेके बैठिए, अपन मॉड्यूल से स्टडी करेंगे, थ्योरेटिकल पॉइंट से काफी सारी चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट छोटी चीजें समझाऊंगा, जहाँ न्यूमेरिकल आएंगे न्यूमेरिकल भी करा दूंगा आपको मैं। देखिए चलो अपन देखते हैं बच्चों यहाँ पे अल्फा बीटा गामा कणों के गुणों के बारे में देखें बच्चों। देखो सबसे पहले आप देखिए इसके अंदर यहाँ पे अल्फा बीटा गामा कण होते क्या है, तो यहाँ पे एक टेबल दिखा रखी है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल से बोलते हैं हीलियम नाभिक को। हीलियम नाभिक के अंदर आप जानते हो बच्चों 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, इसे हम अल्फा कण भी बोलते हैं, हीलियम नाभिक को, ठीक है। तो इसमें आवेश के रूप में कौन है बच्चों, प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन है, इसलिए आवेश का मान क्या होता है, +2e होता है, ठीक है। और इसका जो विराम द्रव्यमान है, अल्फा कण का विराम द्रव्यमान अपन देखें कि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, तो इसका द्रव्यमान लगभग इसके बराबर होगा, 2 प्रोटॉन के द्रव्यमान प्लस 2 न्यूट्रॉन के बराबर, लगभग बराबर, एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे एग्जैक्ट, क्योंकि आप जानते हो एग्जैक्टली अपन देखें तो इसका द्रव्यमान मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से थोड़ा सा कम होता है। आपको समझाया था मैंने स्टार्टिंग मास डिफेक्ट के बारे में, द्रव्यमान क्षति के बारे में। जब भी किसी नाभिक का निर्माण होता है या जो नाभिक है, उस नाभिक का जो प्रेक्षित द्रव्यमान है उसके न्यूक्लियन के योग से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। इसलिए एग्जैक्टली अपन देखें तो अल्फा कण का द्रव्यमान 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन के योग से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, ये अपन देखा। अब बच्चों उसके बाद फिर बीटा पार्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, एक बीटा माइनस और एक बीटा प्लस। बीटा माइनस कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, बीटा माइनस पार्टिकल, जो नाभिक से निकल रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये मतलब बीटा माइनस पार्टिकल, ठीक है। और बीटा प्लस पार्टिकल, बीटा माइनस को इलेक्ट्रॉन कहते हैं और बीटा प्लस पार्टिकल को बोलते हैं पॉजिट्रॉन, ठीक है। दोनों के द्रव्यमान बच्चों लगभग बराबर से होते हैं, बराबर से द्रव्यमान है दोनों के, -e, तो आवेश तो क्या होता है, बीटा माइनस पे तो -e आवेश होता है और बीटा प्लस पे +e आवेश होता है, ठीक है। और इनका द्रव्यमान बराबर है। और फिर गामा पार्टिकल कुछ नहीं बच्चों, फोटोन है। जैसे अपन ने बच्चों प्रकाश फोटोन की बात करते हैं, एक्सरे फोटोन की बात करते हैं, वैसे ही गामा रेज भी क्या है, फोटोन के रूप में होते हैं। गामा कण कुछ नहीं है, फोटोन ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं, ठीक है। इसलिए इनका विराम द्रव्यमान क्या होता है, 0, और इन पर कोई आवेश भी नहीं होता, ठीक है। फिर ऊर्जा, तो ऊर्जा बच्चों यहाँ पे अल्फा कण की न्यूनतम होती है, बीटा पार्टिकल की थोड़ी ज्यादा होती है, गामा पार्टिकल की और भी ज्यादा होती है, ठीक है।
और फिर भेदन क्षमता का अनुपात, क्यों बच्चों उच्च ऊर्जा के गामा पार्टिकल हैं इसलिए गामा पार्टिकल की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा है, ठीक है, और अल्फा कण की सबसे कम। जो अनुपात बता रखा है 1 फिर 10⁻², 1:10⁻²10⁻4 ये अनुपात है, ठीक है, 1:100:10,000। ऐसे बच्चों आयन क्षमता, हम जानते हैं आयन क्षमता भेदन क्षमता की व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो इसलिए इसका उल्टा अनुपात किसका बन जाएगा, भेदन क्षमता का ठीक उल्टा अनुपात बन जाएगा आयन क्षमता का, ठीक है। ये चीज अपन देखी। चलो उसके बाद अब और पढ़े अपन डिटेल में। तो जो पहले पढ़ते हैं अपन यहाँ पे अल्फा कण के बारे में, इनका तीनों का उत्सर्जन क्या होता है, कैसे होता है, ये अपन समझ आ रहे हैं। अभी तो अपन ने केवल प्रॉपर्टी देखी, ठीक है, ये आपके पास लगभग थियोरेटिकल पोर्शन है इसलिए आपको यहीं से समझना है इसको, ठीक है, यहीं से नोट कर लेना। सबसे पहले अपन जो देखो अल्फा उत्सर्जन क्या होता है। अल्फा उत्सर्जन देखिए, नाभिक के अंदर अपन जानते हैं नाभिक के अंदर अल्फा कण का निर्माण होता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मिलकर अल्फा कण का निर्माण करते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं जब जैसे निर्माण होता है तो उसके अंदर द्रव्यमान क्षति के कारण अल्फा कण के पास गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, अल्फा कण को गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। अब जो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा का मान है, अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा का मान है वो उस नाभिक की जो बंधन ऊर्जा है जहां से अल्फा कण बाहर निकले, क्योंकि एक्चुअल में देखिए हर नाभिक की एक अवरोधी ऊर्जा होती है। अवरोधी ऊर्जा मतलब अल्फा कण को बाहर निकलने न देना, अल्फा कण को बाहर न निकलने देना, इसकी ऊर्जा को बोलते हैं अवरोधी ऊर्जा, ठीक है। तो अंदर जब अल्फा कण बाहर निकला है तो वो बाहर निकलना चाहता है, मतलब अंदर जब अल्फा कण का निर्माण हुआ है तो उसके पास एक गति ऊर्जा है, उस गति ऊर्जा से बाहर निकलना चाहता है, परंतु उस परमाणविक की जो अवरोधी ऊर्जा है जिसको बाहर निकलने से रोक रही है, ठीक है, वो ज्यादा होती है अल्फा कण की गतिज ऊर्जा से। तो इस अनुसार अपन सोचें तो अल्फा कण बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन फिर भी अल्फा कण बाहर निकल जाता है। क्यों निकल जाता है, इस चीज के लिए समझाया गया कि अल्फा कण बार बार उसके गतिज ऊर्जा से प्राप्त हुई, उसने अंदर गति प्राप्त करी है, बार बार अंदर नाभिक को टकराता है, वो दीवार पर टकराता है बाहर निकलने के लिए, ठीक है, टनल के रूप में सुरंग खोदता है बार बार और बाहर निकल आता है, ठीक है, फाइनली बाहर निकल आता है, ठीक है। सुरंग की तरह जब अपन सुरंग को खोदते हैं, हथौड़े से एक बड़ा पत्थर तोड़ रहे हैं तो देखें ज्यादा ताकतवर तो बड़ा पत्थर है, लेकिन हथौड़े से लगा चोट मारते रहते खड्डा होते जाता है और सुरंग खुद जाती है। सेम इसी प्रकार से लगातार अल्फा कण टकराता रहता है दीवार पे और कुछ देर बाद वो बाहर निकल आता है, इसलिए इस प्रभाव को हम बोलते हैं सुरंग प्रभाव, टनल इफेक्ट, ठीक है। तो जो टनल इफेक्ट कहते हैं, तो यह चीज हमने देखा कि यहाँ अल्फा कण की उत्सर्जन की व्याख्या तरंग प्रकृति द्वारा ही संभव होती है। कण प्रकृति द्वारा संभव क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि इस कण की ऊर्जा तो कम है, अवरोधी ऊर्जा से कम है, तो कण के प्रकृति के अनुसार देखें तो यहाँ से बाहर निकलना नहीं चाहिए, लेकिन तरंग प्रकृति के अनुसार हम इसको समझा पाते हैं कि ये तरंग मतलब सुरंग खोदकर बाहर निकल जाता है। तो आप डायरेक्ट याद रखना, इसे हम क्या बोलते हैं, टनल इफेक्ट, सुरंग प्रभाव बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हर अलग अलग निश्चित प्रकार के नाभिकों के लिए अवरोधी ऊर्जा का मान निश्चित होता है, हर अलग, जैसे यूरेनियम के लिए अलग होगा, थोरियम के लिए अलग होगा, नेपच्यूनियम के लिए, हर अलग अलग नाभिकों के लिए, हर अलग अलग नाभिकों के लिए अवरोधी ऊर्जा अलग अलग होती है, ठीक है, लेकिन होती निश्चित है। यूरेनियम के लिए निश्चित होगी, जितने भी यूरेनियम नाभिक हैं सबके लिए फिक्स होगी, जितने भी थोरियम है उसके लिए फिक्स होगी, जितने भी नेपच्यूनियम उसके लिए फिक्स होगी, परंतु आपस में इनका मान अलग अलग होता है, यूरेनियम का अलग होता है, थोरियम का अलग होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो यूरेनियम, अब यहाँ से देखो यहाँ पे अल्फा उत्सर्जन में जेड में 2 की कमी होती है और ए में 4 की कमी होती है, क्योंकि इसके अंदर 2 प्रोटॉन है और उसका न्यूक्लियन की संख्या कितनी है, 4, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, तो अंदर से अल्फा कण निकला तो जेड में 2 की कमी हो गई और ए में 4 की कमी हो गई, अर्थात इसकी समीकरण अगर अपन देखें तो यहाँ पे जेड एक्स ए, यहाँ से बच्चों अल्फा का उत्सर्जन हुआ, अल्फा उत्सर्जन, तो अल्फा उत्सर्जन में यहाँ पे वाई बना तो इसका जेड तो कितना 2 की कमी हो गई और ए में 4 की कमी आती है। इस प्रकार से आपको समीकरण पता होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या प्राप्त हुआ, 2 हीलियम 4, इसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा कण बोलते हैं, अल्फा कण, ठीक है, इसे हम अल्फा कण बोलते हैं। 2 की कमी आती है, जेड में 2 की कमी होगी, ए में 4 की कमी होगी। और एग्जाम्पल दिखा रखा बच्चों, यूरेनियम 238 का दिखा रखा है, थोरियम में चेंज हुआ, मतलब 4 की कमी होगी द्रव्यमान में और जेड में 2 की कमी हो गई और एक अल्फा पार्टिकल का निर्माण हुआ। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इसका जो परमाणु और नाभिक द्रव्यमान है, ठीक है, यहाँ पे अपन बात करें इसका द्रव्यमान LHS और RHS के द्रव्यमान को कंपेयर करें तो यहाँ पे द्रव्यमान किधर का कम होगा बच्चों, आप जानते हो बच्चों, आपको समझाया था मैंने, द्रव्यमान क्षति हो रही, द्रव्यमान LHS का ज्यादा होता है, RHS का कम होता है, तो इसके अंदर यहाँ पे इनके द्रव्यमान को और इसके द्रव्यमान को हम कंपेयर करें, ये MLHS है, ये MRHS, ठीक है, तो यहाँ पे इसका द्रव्यमान क्या होता है, ज्यादा होता है RHS से, तो जितना द्रव्यमान यहाँ पे RHS का ज्यादा द्रव्यमान है, ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। अर्थात यहाँ जो ऊर्जा मुक्त होगी, यहाँ जो ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है, उस ऊर्जा, वो ऊर्जा इसको गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो रही होती है इन दोनों को,
ठीक है, इनको गतिज रूप में प्राप्त होती है। कैसे, चलो अभी समझाता हूं आपको मैं। देखिए यहाँ पे इसमें इस ऊर्जा का मान क्या होगा, Q बराबर डेल टाइम इंटू सी स्क्वायर। तो Q बराबर यहां से देखें जो कितनी ऊर्जा मुक्त हुई है, ठीक है, मुक्त ऊर्जा Q वैल्यू, मुक्त ऊर्जा Q बराबर क्या होता है, डेल टाइम इंटू सी स्क्वायर। डेल टाइम इंटू सी स्क्वायर इतनी ऊर्जा मुक्त हो रही होती है। और इसी को अगर अपन लिखना चाहें तो डेल टाइम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। डेल टाइम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अब बच्चों ये ऊर्जा जो प्राप्त हुई है यहाँ पे ये दोनों नाभिकों को डिस्ट्रीब्यूट होती है, वितरित होती है। ठीक है, दोनों में बढ़ती है, दोनों नाभिकों में बढ़ती। जब अल्फा कण बाहर निकला तो बाहर निकलते समय दोनों के अंदर बढ़ जाती है। बिल्कुल वैसे जैसे आप देखिए बंदूक के अंदर गोली है, जैसे अपन बच्चों ट्रिगर ऑन करते हैं तो अंदर बंदूक के अंदर विस्फोट होता है, जैसे गोली बाहर निकलती है। अब गोली बाहर निकली है तो बंदूक पीछे की ओर भी तो प्रतिक्षिप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंदर जो टोटल ऊर्जा बनी, अंदर विस्फोट से अंदर टोटल ऊर्जा बनी, उसी ऊर्जा से गोली आगे निकली और उसी ऊर्जा के कारण ही बंदूक पीछे की ओर गई। तो यहाँ जो अंदर टोटल ऊर्जा बनी थी वही ऊर्जा गोली और बंदूक के रूप में बढ़ रही होती है। इस प्रकार से बढ़ती है कि दोनों का संवेग बराबर होता है। पढ़ा है आपने संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, संवेग संरक्षण में अपन देखते हैं किसी बंदूक से गोली निकल रही होती है तो गोली और बंदूक का संवेग बराबर होता है विपरीत दिशा में। ऐसे ही यहाँ जो निर्माण हुआ है, जैसे हीलियम नाभिक मान लो इधर की ओर गया, मतलब अल्फा कण इधर की ओर गया तो ये वाला वाई इधर की ओर जाता है, दोनों का संवेग बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे Q दोनों में बढ़ती है किसके अनुसार, देखिए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अपन जानते हैं क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी का मान ये होता है बच्चों P स्क्वायर अपॉन 2m। गति जो होती है P स्क्वायर अपॉन 2m के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे P तो क्या है, समान, संवेग का मान दोनों का समान होता है, तो इसलिए गतिज ऊर्जा क्या आएगी बच्चों, 1/m के अनुसार बढ़ेगी, इसके अनुसार बढ़ती है। तो यहाँ से अगर मैं अल्फा कण की निकालूं गतिज ऊर्जा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो टोटल एनर्जी कितनी थी Q इंटू, अब व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है, तो अगर बच्चों मैं अल्फा कण का निकाल रहा हूं तो यहाँ पे ऊपर आएगा द्रव्यमान किसका, यहाँ पे y का, बटे में m अल्फा प्लस m y, ये अपन लिख सकते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है। अब बच्चों देखो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखते हैं इक्वल टू Q m y बटा, अब ये m अल्फा प्लस m y करेंगे तो क्या बन जाएगा, m x बन जाएगा, बात एक ही है m x। ठीक है, m x और m y का द्रव्यमान कितना है आप देख रहे हैं बच्चों, y का द्रव्यमान कितना दिख रहा है आपको, y का द्रव्यमान है a-4 और x का द्रव्यमान कितना है बच्चों, a, x का द्रव्यमान a है, x का द्रव्यमान a। तो इस प्रकार से अपन क्या निकालते हैं, अल्फा कण की ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसमें देखो एग्जांपल नंबर 15 इसी बेस्ड है, ये सारे द्रव्यमान दे रखे हैं। तो पहले क्या निकालेंगे, डेल टाइम ज्ञात कर लेंगे। डेल टाइम ज्ञात करके 931 से गुणा करेंगे, क्या निकल जाएगी, कुल ऊर्जा निकल जाएगी। और फिर इस सूत्र का उपयोग करके क्या निकाल सकते हैं, अल्फा कण की गति ऊर्जा। तो एग्जाम्पल 115 आप अपने आप नोट कर लें, एग्जाम्पल 115। ठीक है, ये आपको नोट करना है, बात पहले पड़ी। अब देखिए उसके बाद फिर आगे इसके अंदर देखें एग्जाम्पल 115 के बाद, ये तो अपन ने समझा अल्फा कण के बारे में। अब देखें बच्चों बीटा कण का उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, क्यों होता है। तो देखिए अब बच्चों नाभिक के अंदर बच्चों हम जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आपस में एक दूसरे में रूपांतरण चलता रहता है। प्रोटॉन चेंज होता है न्यूट्रॉन में, या फिर कभी न्यूट्रॉन चेंज होता है प्रोटॉन में। इस प्रकार से न्यूट्रॉन का प्रोटॉन या प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। इसी के कारण ही यहाँ से बीटा कण का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे लिखा भी नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन अथवा प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में रूपांतरण होने के कारण ही बीटा उत्सर्जन होता है। तो देखिए पहला पॉइंट समझे, जब प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में रूपांतरण होता है, मतलब प्रोटॉन चेंज हो रहा है न्यूट्रॉन बच्चों, जब ये तो अपने अल्फा कण की बात होगा। अब देखिए प्रोटॉन का चेंज हो रहा है न्यूट्रॉन में, तो जो प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा होता है तो उस केस में किसका उत्सर्जन होता है, बीटा प्लस का। ठीक है, तो यहाँ से बीटा प्लस का मतलब प्रोटॉन चेंज हुआ न्यूट्रॉन में तो उस समय बीटा प्लस, तो जो बीटा प्लस पार्टिकल का यहाँ से उत्सर्जन होगा, जिसे हम यहाँ पे ई के नीचे +1 ऊपर 0 लिख के भी दर्शाते हैं, इसे बोलते हैं पॉजिट्रॉन। ठीक है, इसे हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। ठीक है, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है तो उस समय एक पॉजिट्रॉन पार्टिकल एक्स्ट्रा यहाँ से निकल रहा होता है। और जब पॉजिट्रॉन पार्टिकल बाहर निकलता है तो अकेला बाहर निकलता, साथ में एक बच्चों न्यूट्रिनो पार्टिकल ही साथ में बाहर निकलता है। ठीक है, प्रोटॉन चेंज हुआ किसमें, न्यूट्रॉन में, उस कारण से अंदर किसका निर्माण हुआ, बीटा प्लस का निर्माण हुआ बीटा प्लस का। जब बाहर निकलेगा बीटा प्लस तो अकेला बाहर निकलता, बाहर निकलते समय ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह दें या एक फोटोन कह दें, उसके रूप में एक साथ में एक पार्टिकल को निकालता है, उस पार्टिकल को बोलते हैं न्यूट्रिनो।
ये कुछ नहीं बच्चों, एक फोटोन है, जैसे गामा फोटोन है, ऐसे न्यूट्रिनो, ऐसे जैसे एक्सरे फोटोन है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में फोटोन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका निर्माण हो रहा होता है। तो यहाँ अपन देखा इसके अंदर जब प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में रूपांतर होता है तो जेड में एक की कमी होती है। तो बच्चों देखो, प्रोटॉन चेंज हो गया न्यूट्रॉन में, हम जानते हैं प्रोटॉन की संख्या ही तो किसको बताती है, जेड को। अब एक प्रोटॉन चेंज हो गया न्यूट्रॉन में तो जेड की संख्या में एक की कमी हो गई, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या ही जेड को बता रही थी। एक कम हो गया प्रोटॉन, अर्थात जेड का मान एक की कमी हो गई है। जेड में 1 की कमी होती है। ठीक है, वही चीज यहां समझा रखी, जेड में 1 की कमी। जैसे कि यहाँ बच्चों इसमें एक्स जेड ए लिखे, तो ये बच्चों जब ये वाई में ये चेंज हुआ तो यहाँ पे जेड में एक की कमी होगी, ए तो वही रहेगा, क्योंकि बीटा प्लस का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है, बीटा पार्टिकल का मास बहुत ही नगण्य होता है। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में बहुत ज्यादा कम होता है, लगभग 1/1800 गुना के आसपास होता है, 1/1800 गुना। तो उसको अपन नगण्य मान लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए ही रहेगा, ए का मान ए ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये बीटा प्लस पार्टिकल के साथ ये न्यूट्रॉन अपन शो कर रहे हैं। ठीक है, ये निकलते हैं पार्टिकल। ठीक है, जेड में एक की कमी हो गई है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाई दिया है। और यहाँ पे देखिए एक नोट के रूप में कह रखा है, यदि नाभिक के द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान को क्रमशः m तथा m बार से निरूपित किया जाए तो यहाँ पे मुक्त ऊर्जा क्या होगी। समझना क्या कह रहा हूं मैं। तो देखिए समझो बात को, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये जो नोट अपन लिखा रखा है, देखिए यहाँ पे समझो क्या कहना है अपन। यहाँ बच्चों ये देखो x और y के अगर बच्चों अपन परमाणु द्रव्यमान और नाभिक द्रव्यमान को अपन m लिखें। ठीक है, नाभिक द्रव्यमान को मैं लिख रहा हूं बच्चों m से। ठीक है, और परमाणु द्रव्यमान को लिख रहे हैं, परमाणु द्रव्यमान को अपन लिख रहे हैं m बार से। तो समझना बच्चों, पहले यहाँ पे जो द्रव्यमान क्षति होती है, अपन नाभिक की बात करें तो द्रव्यमान क्षति डेल्टा m बराबर, हम जानते हैं m LHS माइनस क्या होता है, m RHS। तो LHS में कौन है बच्चों, मास ऑफ x, माइनस RHS में कौन है, मास ऑफ y प्लस मास ऑफ E, क्योंकि इसका द्रव्यमान E के बराबर होता है, इसका तो विराम द्रव्यमान है 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल टाइम कितना हो गया, mx माइनस my प्लस me, ये आएगा डेल टाइम का मान। तो वही ये लिखा है यहाँ पे डेल टाइम, और फिर Q का मान निकालना है, तो Q बराबर क्या बन जाता है बच्चों, डेल टाइम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ बच्चों यहाँ पे इसमें डेल टाइम इज इक्वल टू, ये तो लिखा अपन ने। अब बच्चों यहाँ पे इस mx को समझना बात को, अब मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ, mx क्या यहाँ पे नाभिक की द्रव्यमान। अच्छा, परमाणु द्रव्यमान की बात करें बच्चों, परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान m बार बराबर, m बार का मान क्या होगा बच्चों यहाँ पे देखिए, जैसे कि अपन इसके परमाणु की बात करें, इसके परमाणु के अंदर जो नाभिक है, परमाणु क्या होता है, नाभिक होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो इस m बार x का जो मान है, m बार x का मान क्या होगा, mx प्लस इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, a इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो a इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मतलब z जो उसका मान है, सॉरी a नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स तो कितने होते हैं किसी नाभिक के अंदर, मतलब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जितना उसका z होता है उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, mx प्लस ZMe। समझो ये क्या बच्चों, ये परमाणु का द्रव्यमान क्या हुआ, नाभिक का द्रव्यमान प्लस, क्योंकि उसके बाहर z इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, उनका द्रव्यमान एक्स्ट्रा ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, एंड my की बात करें, y के परमाणु का द्रव्यमान, इस y के परमाणु का द्रव्यमान कितना है, y के नाभिक का द्रव्यमान प्लस, अब इसमें देखिए z कितना है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, Z-1, तो Z-1 इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एक्स्ट्रा इससे अपन ने ऐड कर दिया इसमें। क्लियर। अब तो यहाँ पे इसमें अगर मैं mx का मान निकालूं, यहाँ से mx का मान निकाल के यहाँ रखेंगे, mx का मान निकाल के तो क्या बनेगा, देखिए तो यहाँ पे डेल्टा m बराबर, mx का मान यहाँ से कितना आ रहा है समझना, mx का मान m बार x माइनस ZMe, ये किसका मान रख दिया मैंने, mx का मान, माइनस my का मान ही रख दो, my का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा, m बार y माइनस Z-1 me। ठीक है, ये रख दिया, प्लस me है यहाँ पे, प्लस me कुछ नहीं किया बच्चों, अपने इस समीकरण से mx का मान निकाल के रख दिया, इस समीकरण से my का मान निकाल के यहाँ रख दिया इसमें, तो डेल्टा m का मान ये बन जाएगा, डेल्टा m का मान आ जाएगा बच्चों यहाँ पे mx बार मीन्स mx बार प्लस my बार माइनस my बार माइनस ऑफ my बार, ठीक है, एंड माइनस 2me,
ये बनेगा इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस जेड एम ई, ये माइनस इंटू माइनस में प्लस जेड में कट जाएगा, तो माइनस 2me ये मान आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा एम का मान एक तो आया, ये आया, ये किसके रूप में बच्चों, किसके रूप में, नाभिक के द्रव्यमान के रूप में, एक ये आया किसके रूप में, परमाणविक द्रव्यमान के रूप में। फिर अपन ऊर्जा निकाल सकते हैं, Q बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, तो Q बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर कर लो, या डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर लो। उस समय क्या प्राप्त हो जाएगा, अंदर जो ऊर्जा का निर्माण हुआ है, बीटा पार्टिकल की ऊर्जा का निर्माण हुआ है नाभिक के अंदर, ठीक है, वो प्राप्त हो जाएगी। तो Q बराबर क्या निकल जाएगा, Q बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर अपन से निकाल सकते हैं, या डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये तो अपन ने पढ़ा बच्चों किसके बारे में, बीटा पार्टिकल के निर्माण के बारे में, मतलब बीटा माइनस के, बीटा प्लस के बारे में, ठीक है। अब बच्चों इसका फिर अपन देखें, इसमें अगला पॉइंट लिखा है, जब न्यूट्रॉन का प्रोटॉन रूपांतरण होता है। अभी तो क्या किया अपन ने, प्रोटॉन का किया था न्यूट्रॉन रूपांतरण, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन रूपांतरण किया था। अब अपन देखें न्यूट्रॉन का चेंज हो रहा है प्रोटॉन में, तो जो न्यूट्रॉन जब चेंज होता है प्रोटॉन में, तो उस केस में अब यहाँ से देखिए जेड के मान में 1 की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बन गया है, ठीक है, और उस दौरान फिर बीटा माइनस निकलता है, मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो कण भी निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कुछ नहीं, ये भी फोटोन है, इसकी तरह जैसा ये फोटोन है ऐसा ये फोटोन है, इसको अपन ने न्यूट्रिनो बोल दिया है, तो उसको क्या बोल रहे हैं, एंटी न्यूट्रिनो। कोई दिखने में अलग अलग नहीं है, आप सोचो कि ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, इस पे भी आवेश 0 होता है, इस पे भी आवेश 0 होता है, क्योंकि फोटोन है, फोटोन पे कोई आवेश होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जेड के मान में 1 की वृद्धि जाती है, इस प्रकार से ये वाई में चेंज हुआ है, जेड में 1 की वृद्धि होगी, ए तो वही रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। और ये बीटा माइनस, और ये क्या निकला, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, ये निकल रहे होते हैं। अब तो यहाँ भी वही डेल्टा एम के बारे में अपन देखें, डेल्टा एम, तो डेल्टा एम अगर अपन देखें नाभिक का द्रव्यमान के अनुसार निकालें, तो एम एल एच एस माइनस एम आर एच एस करेंगे, तो एम एक्स माइनस क्या होगा, एम वाई प्लस एम ई। तो यहाँ पे नाभिक के द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, तो नाभिक के द्रव्यमान के रूप में अगर अपन लिखें एम एक्स एम वाई के नाभिक की द्रव्यमान, तो इस रूप में लिखें, तो जो यहाँ पे आ रहा है वही यहाँ पे आ रहा है, उसमें कोई समस्या नहीं है। परंतु परमाणु द्रव्यमान के रूप में अगर अपन चेंज करें इनको, तो क्या बनता है, देखिए यहाँ बच्चों आप देखें एम एक्स का मान क्या है, एम एक्स, जैसे यहाँ पे एम एक्स बार एम वाई बार अलग थे, यहाँ क्या होगा, देखिए एम एक्स बार का मान क्या होगा, एक्स के अंदर यहाँ बच्चों देखो मास ऑफ एक्स, मतलब एक्स के नाभिक का द्रव्यमान प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों इसमें, जेड, जैसे यहाँ पे भी जेड इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ भी जेड इलेक्ट्रॉन है, जेड एम ई, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे एम बार एक्स जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत किसमें, वाई वाले में। देखिए यहाँ पे वाई वाले की बात करें तो वाई के लिए कितना आएगा मान, एम बार वाई का मान, इसमें जेड प्लस 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो एम वाई, वाई का नाभिक का द्रव्यमान प्लस जेड माइनस 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, ये चीज अपन देखी ये। अब यहाँ से बच्चों जैसे अपन यहाँ से एम एक्स का मान उठा के यहाँ रखा था, एम वाई, यहाँ से एम वाई का मान उठा के यहाँ रखा था, एज इट इज यहाँ भी एम एक्स का मान उठा के यहाँ रखें, यहाँ से एम वाई का मान उठा के यहाँ रखें, तो यहाँ से सॉल्व करने पे अब क्या जो डेल्टा एम आता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे तो ये आ रहा होता है, जबकि यहाँ पे जो मान आपको प्राप्त होता है इसमें देखिए यहाँ पे इसके अंदर जो मान दे रखा है ये आता है एम एक्स माइनस एम वाई, एम एक्स बार माइनस एम वाई बार, ये मान ही प्राप्त होता है यहाँ पे इस जगह, ठीक है। यहाँ पे तो -2me एक्स्ट्रा माइनस हो रहा है, जबकि यहाँ पे इस जगह क्या होता है, एम एक्स माइनस एम वाई, ये मान आपको प्राप्त हो रहा होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे नोट के रूप में अपन ने देखा है, यदि नाभिक के द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान एम और एम बार समित किया जाए मुक्त ऊर्जा का मान यह जाएगा, ठीक है। तो एम बार एक्स मतलब यहाँ पे डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर है, डेल्टा एम का मान एम एक्स माइनस एम वाई माइनस एम ई इंटू सी स्क्वायर रखा है, मतलब एक बार तो ये रखा हुआ है, ठीक है, एक बार तो रखा हुआ है, और एक बार ये रखा हुआ आगे देखिए लिखा हुआ इक्वल करके एम बार एक्स माइनस एम बाई बार इज इक्वल इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे अपन ये निकाल सकते हैं, ये बीटा प्लस के हो गया, बीटा प्लस में जेड का मान 1 से वृद्धि हो गया बीटा माइनस में, और बीटा प्लस में जेड में 1 की कमी हो गई थी, ये चीज अपन देखी। अब बच्चों उसके बाद फिर एक नेक्स्ट पॉइंट समझा रखा है, कभी कभी बच्चों यहाँ पे बीटा विघटन में एक अन्य प्रक्रिया भी होती है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इलेक्ट्रॉन अभिग्रहण। कुछ नहीं करता, नाभिक बच्चों बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ठीक है, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, अंदर नाभिक पे प्लस है, तो कभी कभी नाभिक की इच्छा होती है, कोई पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके अपने में उसको खा जाता है, अभिग्रहण कर जाता है, इलेक्ट्रॉन का अभिग्रहण कर जाता है।
तो इलेक्ट्रॉन का अभिग्रहण कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन के अभिग्रहण करने से, ठीक है, तो उसके अंदर भी बच्चों यहाँ पे z का मान 1 में कम हो जाएगी और y a का मान तो खैर वही रहेगा, तो समीकरण क्या बनेगी बच्चों, zxa प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू z माइनस 1 ya प्लस न्यू। ठीक है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था, नाभिक ने अचानक से किसी एक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करके खा गया, उस नाभिक को उस इलेक्ट्रॉन खा गया। ठीक है, इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अभिग्रहण, तो उसमें साथ में एक यहाँ पे एक न्यूट्रिनो पार्टिकल का भी उत्सर्जन हो रहा होता है, ये लिखा अपन ने। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अंदर जब नाभिक के अंदर बीटा कण का निर्माण हुआ है, नाभिक के अंदर जब बीटा कण का निर्माण हुआ है, तो बीटा कण का जब निर्माण होता है तो बीटा कण के पास जो ऊर्जा होती है, चाहे कोई सा भी नाभिक हो, हर नाभिक के अंदर बीटा कण की ऊर्जा सब जगह समान होती है। जैसे अल्फा कण का निर्माण हुआ था, हर नाभिक के अंदर अल्फा कण की ऊर्जा समान थी, ऐसे यहाँ भी बीटा कण का निर्माण हुआ है, अंदर सबके अंदर बीटा कण की ऊर्जा क्या होती है, समान, जिसे हम बोलते हैं बच्चों ईपीई, अंतः बिंदु ऊर्जा बोलते हैं। लेकिन जब वो बीटा कण बाहर निकलता है, बाहर निकलते समय किसको साथ लेके निकलता है, एक न्यूट्रिनो या फिर एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल को। ठीक है, तो जब बाहर निकलता है तो बच्चों अपनी ऊर्जा का कुछ भाग उसको दे देता है अपनी इच्छा अनुसार, कुछ भी उसको हो जाता है। जैसे मान लो अंदर बीटा का निर्माण हुआ, सपोज अंदर बीटा का निर्माण हुआ, उसके पास ऊर्जा थी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जब वो बाहर निकला, बाहर निकलते समय उसने अपनी ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी न्यूट्रिनो को, तो बाहर निकलते समय न्यूट्रिनो के पास कितनी ऊर्जा है, 2, तो बीटा के पास कितनी बची, 8, तो बाहर निकलते समय बीटा की ऊर्जा कितनी आई, 8। ऐसे ही बाहर निकलते समय बीटा की ऊर्जा कितनी भी हो सकती है, मान लो कि जब बाहर निकलते समय बीटा ने अपनी सारी ऊर्जा न्यूट्रिनो दे दी, तो बाहर निकलते समय बीटा की ऊर्जा कितनी होगी, 0। या मान लो कुछ भी ऊर्जा नहीं दी, सारी ऊर्जा खुद लेके निकला, तो बाहर निकलते समय बीटा की ऊर्जा कितनी होगी, संपूर्ण 10 की 10 होगी। अर्थात कहने का मतलब ये कि बाहर निकलते समय बीटा कण की ऊर्जा 0 से लेकर ईपीई के मध्य, मतलब अंतः बिंदु ऊर्जा के मध्य कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब किस ऊर्जा वाले बीटा कण कितनी कितनी संख्या में निकल रहे हैं, ठीक है, इसका अगर अपन ग्राफ बनाए तो इसे बोलते हैं बच्चों बीटा स्पेक्ट्रम। तो बीटा स्पेक्ट्रम क्या होता है वो भी समझाता हूं, उससे पहले अपन देखें जो आपको मैंने कहा बच्चों, यहाँ पे इसके अंदर देखिए, यहाँ पे इसमें नाभिक में प्राप्त बीटा कण की ऊर्जा सभी नाभिकों के लिए निश्चित होती है, इसे ईपी कहते हैं। लेकिन जब बीटा कण बाहर आता है तो कुछ या संपूर्ण ऊर्जा न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो द्वारा प्राप्त कर ली जाती है। ठीक है, जिसके कारण उत्सर्जन के पश्चात बीटा कण की गतिजा निम्न संबंध अनुसार 0 से ईपी के मध्य कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों बीटा कण की ऊर्जा क्या आएगी, देखिए ई बीटा इज इक्वल टू, बीटा कण की जो ऊर्जा होगी ई बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, ईपीई माइनस क्या करेंगे, इस न्यूट्रिनो की ऊर्जा। जैसे आपने ईपी का मान मान लो 10 है, इसको 2 मिली, तो 10 माइनस 2, बीटा कण के पास कितनी रह गई, 8। ठीक है, तो बीटा कण की ऊर्जा ये होती है। अब बच्चों यहाँ पे ये बनेगा, अब यहाँ जो न्यूट्रिनो पार्टिकल निकल रहा है ये तो क्या बच्चों, फोटोन होता है। ठीक है, इसके पास जो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा आई है वो किस रूप में होती है, ये ऊर्जा एच न्यू या कहते हैं एच सी अपॉन लैम्डा के रूप में होती है, एच सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि फोटोन की ऊर्जा अपन जानते हैं स्रोत है। ठीक है, ये होती है। अब यहाँ पे जो बीटा कण का जो स्पेक्ट्रम है कुछ इस प्रकार से मिल रहा होता है, मतलब हम देख रहे हैं बाहर जो बीटा कण निकल रहे हैं, बाहर जो बीटा कण निकल रहे हैं उनकी संख्या, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, एंड अगर अपन यहाँ पे देख रहे हैं ग्राफ ऊर्जा के बारे में, काइनेटिक एनर्जी मतलब ई बीटा के बारे में, ऊर्जा और ई बीटा का ग्राफ में निकालें तो ग्राफ हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। ये प्रैक्टिकल ग्राफ है, याद रखना है आपको। ठीक है, ये ग्राफ याद रखना है, मतलब यहाँ से बच्चों ये बिंदु क्या आ रही है, अधिकतम ऊर्जा को, अधिकतम ऊर्जा कितनी हो सकती है, ईपी। हम जानते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा मतलब बीटा कण की अधिकतम ऊर्जा कितनी आ सकती है, ईपी, इसलिए ग्राफ ईपी से आगे आएगा ही नहीं। ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट हुआ है, देखिए 0 ऊर्जा वाले भी कुछ कण है। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं जब बीटा कण ने सारी ऊर्जा अपनी न्यूट्रिनो दे दी तो खुद बाहर निकल के आए 0 ऊर्जा से, तो उसके भी बहुत सारे कण मिलते हैं। तो देखिए 0 ऊर्जा वाले कितने कण है, इतने कण है 0 ऊर्जा वाले। ठीक है, फिर ऊर्जा का मान देखें, ये इसको नीचे लेके आए तो ये मान, ये एक ऐसी ऊर्जा है जो सर्वाधिक बीटा कण रखते हैं बाहर निकलते समय। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ग्राफ मिलता है, इसे बोलते हैं बीटा स्पेक्ट्रम। तो बीटा स्पेक्ट्रम देखने कैसे मिल रहा है, सतत ग्राफ मिल रहा है बीटा स्पेक्ट्रम का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल इसके अंदर आपको बताया गया है कि निम्न बीटा विक्टन में मुक्त ऊर्जा Q का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इनके परमाणुिक द्रव्यमान दे रखे हैं, परमाणुिक द्रव्यमान दे रखे हैं। तो बीटा प्लस के लिए, बीटा प्लस की बात करें तो बीटा प्लस के लिए परमाणुिक द्रव्यमान आपको दे रखे हैं, तो फिर हम क्या लगाएंगे mx बार माइनस my बार माइनस 2me की सहायता से क्या निकालेंगे, डेल्टा m, फिर इससे गुणा करके अपन क्या निकाल सकते हैं, ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज अपन देखी, तो ये बीटा कण के बारे में हो गया। उसका बच्चों फिर अपन देखें यहाँ पे गामा कणों के बारे में, गामा उत्सर्जन। तो बच्चों गामा उत्सर्जन क्या होता है, देखिए
अल्फा या बीटा, समझो अब हम बात करें गामा उत्सर्जन की, अल्फा या बीटा के उत्सर्जन के पश्चात जो नाभिक बनता है, नाभिक बच्चों वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर प्राप्त होता है, उत्तेजित अवस्था में प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे यूरेनियम, मान लो यूरेनियम है, यूरेनियम बच्चों एक अल्फा उत्सर्जक है, यूरेनियम से जैसे अंदर से अल्फा पार्टिकल बाहर निकला, क्या बनेगा? थोरियम। अब जो थोरियम जो नाभिक बनता है वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर प्राप्त होता है, उत्तेजित अवस्था में प्राप्त होता है। अब उत्तेजित अवस्था से जब अपनी नॉर्मल अवस्था में आता है तो उसके अंदर से एक फोटोन बाहर निकलता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं गामा फोटोन। तो गामा फोटोन का मतलब जब भी अल्फा या बीटा निकलेगा पीछे पीछे गामा जरूर निकलता है। ठीक है, कैसे? देखो बच्चों यहाँ पे समझें, जैसे आपको मैंने एच स्पेक्ट्रम समझाया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हम जानते हैं उसमें अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं, होते नहीं होते? इलेक्ट्रॉन की अलग अलग कक्षाएं होती हैं, अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर। तो उच्च ऊर्जा स्तर से जब इलेक्ट्रॉन, जैसे किसी भी परमाणु को जब अपन उत्तेजित करते हैं, इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, अब वहां पे ज्यादा देर रुकता, वापस नीचे आता है। इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से जब नीचे आता है किसी भी कक्षा में, जैसे 5वीं से चौथी में आया, या 5वीं से तीसरी में आया, या तीसरी से पहली में आया, तो जब भी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, मतलब अपनी नॉर्मल अवस्था में आता है, तो वहां से फोटोन के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। एज इट इज बच्चों नाभिक के अंदर भी, जैसे परमाणु के अंदर ऊर्जा स्तर होते हैं, नाभिक के अंदर भी ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं, लेकिन ये अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसलिए इसके बारे में हम पढ़ते ही नहीं है। नाभिक के अंदर भी ऊर्जा स्तर होते हैं। तो जब हमने देखा कि यूरेनियम मतलब कोई पितृ नाभिक है, उससे कोई अल्फा या बीटा निकला, तो जो पुत्री नाभिक बना, डॉटर न्यूक्लियस बना, पुत्री नाभिक मतलब छोटा वाला नाभिक बना, वो एक सामान्य अवस्था में नहीं बनता, उत्तेजित अवस्था में प्राप्त होता है। तो वहां से जब अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है, मतलब नॉर्मल अवस्था में आता है, अर्थात अंदर उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण होता है, तो वह वहां से एक गामा फोटोन बाहर निकलता है, और उस गामा फोटोन की ऊर्जा क्या होगी? जहां पर संक्रमण हुआ है उस ऊर्जा अंतराल के बराबर उतनी ऊर्जा का गामा फोटोन यहाँ पे निकल रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझाया गया, देखिए अल्फा बीटा कणों के उसमें पश्चात उत्तेजित अवस्था में पुत्री नाभिक प्राप्त होता है। अब ये पुत्री नाभिक पुनः अपनी सामान्य अवस्था में आता है, तो उस पुत्री नाभिक से गामा फोटोन निकलते हैं। इस गामा फोटोन की ऊर्जा नाभिक के संक्रमण के दौरान उपयोग में लिए गए ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर होती है। मतलब मान लो तीसरी से दूसरी में जंपिंग हुई, तो तीसरी और दूसरी का जो ऊर्जा अंतराल है उतनी ऊर्जा का फोटोन निकलेगा। फिर दूसरी से पहली में जंपिंग हुई, तो दूसरी और पहली का जो ऊर्जा अंतराल है उतनी ऊर्जा का फोटोन निकलेगा, गामा फोटोन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे बच्चों देखिए, गामा फोटोन से पहले जो थोरियम था वो उत्तेजित अवस्था में था, गामा फोटोन निकलने के बाद वो नॉर्मल अवस्था में आ गया। तो क्या उसके जेड पर कोई फर्क पड़ा? ना उसमें जेड पर फर्क पड़ा, ना ए पर। था पहले भी थोरियम, अभी भी थोरियम ही है, केवल उसकी एक्साइटेड और नॉर्मल स्टेट का फर्क पड़ा है। तो आप हम देख रहे हैं गामा मिशन से पहले तो क्या है, एक्स जेड एक्स ए है एक्साइटेड अवस्था में, और निकलने के बाद यहाँ पे जेड एक्स ए नॉर्मल अवस्था में आए और गामा फोटोन का उत्सर्जन हुआ है। ठीक है, फिर लिखा भी यहाँ पे, जैसे कि परमाणु और नाभिक में कई ऊर्जा स्तर होते हैं। ठीक है, परमाणु के जैसे नाभिक में भी कई ऊर्जा स्तर होते हैं, कई ऊर्जा स्तर होते हैं जिनकी ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको यूं करना स्टेटमेंट को, परमाणु की जैसे, परमाणु के जैसे नाभिक में भी कई ऊर्जा स्तर होते हैं जिनकी ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। तो परमाणु की ऊर्जा याद करो, अपन ने एच एटम में लिखा था, ऊर्जाएं जो थी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -10 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती थी। बट यहाँ पे नाभिक के अंदर जो ऊर्जा होती है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, इसलिए जो गामा फोटोन निकलता है उसकी ऊर्जा भी क्या होगी? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज में होगी। ठीक है, अब तो फिर एक निश्चित नाभिक से निश्चित प्रकार के अल्फा बीटा कण उत्सर्जित करता है। इन कणों अल्फा बीटा के पश्चात, ठीक है, पश्चात अल्फा बीटा हो सकता है, मतलब ये स्टेटमेंट सही लिखा हुआ नहीं है। इन कणों के उत्सर्जन के ठीक पश्चात ही क्या निकलता है? गामा। मतलब क्या बच्चों यहाँ पे हर कोई नाभिक से या तो अल्फा, कोई भी नाभिक बच्चों या तो अल्फा उत्सर्जक होता है या बीटा उत्सर्जक। ऐसा नहीं है कि वो अल्फा और बीटा दोनों का उत्सर्जन करेगा, नहीं। जैसे हम बात करें यूरेनियम, यूरेनियम केवल अल्फा उत्सर्जक है, तो दुनिया में जितने भी यूरेनियम के नाभिक हैं उससे क्या केवल क्या निकलेगा? अल्फा निकलेगा। थोरियम, थोरियम बच्चों बीटा उत्सर्जक है, तो दुनिया में जितने भी थोरियम के नाभिक हैं वो केवल क्या निकालेंगे? बीटा। ठीक है, तो हर एक नाभिक निश्चित प्रकार का उत्सर्जक होता है, और फिर जैसे उससे अल्फा बीटा निकला, पीछे पीछे क्या निकलेगा? गामा भी निकलता है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं दिए गए पदार्थ से सही प्रकार के अल्फा बीटा उत्सर्जित हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि जैसे यूरेनियम था उससे अल्फा निकला, अल्फा निकला क्या बन गया? थोरियम। अब थोरियम मान लो बीटा उत्सर्जक है, तो क्या निकलेगा उससे? बीटा। तो आपने पूरा सैंपल लिया यूरेनियम का, उस यूरेनियम सैंपल को आप देखोगे ना, उसको देखोगे तो उससे अल्फा भी निकल रहे होंगे, बीटा भी निकल रहे होंगे, गामा भी निकल रहे होंगे। अब सोचो है तो ये यूरेनियम लिया था अपने पूरा टुकड़ा,
अल्फा निकलने चाहिए थे सारे, फिर बीटा कैसे निकले? बीटा बेटा यूरेनियम से निकले, यूरेनियम ने अल्फा निकाल क्या बनला? थोरियम बन गया, वो थोरियम से निकल रहा है बीटा। तो इसलिए किसी भी तत्व से हमेशा अल्फा बीटा गामा सारे पार्टिकल्स निकलते प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पे चित्र दिखा रखा है, ये संधारित्र की दो प्लेटें हैं प्लस माइनस, इसके अंदर अल्फा बीटा गामा, देखिए यूरेनियम पात्र लिखा हुआ है, उससे अल्फा बीटा गामा तीनों निकल रहे हैं। दो बीटा निकल रहे हैं वो यूरेनियम से निकल रहे हैं, एक्चुअल में किससे निकल रहे होंगे? थोरियम से, क्योंकि यूरेनियम अल्फा निकालने के बाद क्या बन जाएगा? थोरियम, उस थोरियम से बीटा निकल रहे होंगे। इस प्रकार से ये गामा कण तो उदासीन होते हैं, सीधे निकल जाएंगे, अल्फा कण पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव प्लेट की तरफ आएंगे, और बीटा कण, और जो बीटा नेगेटिव वाले जो कण है वो किधर जाएंगे? पॉजिटिव प्लेट की ओर। इस प्रकार से अपन ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल समझा रखा है। इसके बाद ये बीटा माइनस उत्सर्जन पश्चात कोबाल्ट अपनी उत्तेजित अवस्था में निकल नाभिक में परिवर्तित होता है। यदि निकल नाभिक में दो संक्रमण के द्वारा ये अपनी मूल अवस्था में आता है तो ये 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दो गामा फोटोन चित्रानुसार उत्सर्जित होते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये समझा रखा है कि कोबाल्ट नाभिक था पहले, उससे बीटा कण निकला, कोबाल्ट से बीटा निकलने के बाद क्या बना बच्चों? निकल। निकल बनेगा एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। मान लो इस डायग्राम बता रखा है कि वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट के अंदर निकल प्राप्त हुआ। अब थर्ड से वापस अपनी नॉर्मल अवस्था में आएगा तो दो बार जंपिंग कर रहा है, मतलब एक बार 3 से 2 में, पहले एक बार 3 से 2 में आ रहा है, फिर 2 से 1 में आ रहा है, मतलब इस प्रकार जंपिंग हो रही है। तो जो पहले 3 से 2 में आएगा तो गामा फोटोन की ऊर्जा कितनी है? 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन, जो चित्र में दिखा रखा है। फिर 2 से 1 में आएगा तो 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन गामा फोटोन निकल रहा होता है। इस प्रकार से दो गामा फोटोन निकले। तो देखिए एक बीटा कण निकला था, एक बीटा कण के पीछे पीछे दो गामा फोटोन निकले। मतलब जरूरी नहीं है कि एक अल्फा निकला या एक बीटा निकला तो पीछे एक गामा निकलेगा, नहीं, एक से ज्यादा भी गामा निकल सकते हैं, ये बात समझें, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल समझा रखा है, दिए गए लगातार विघटन में उत्सर्जित कणों की श्रृंखला ज्ञात कीजिए। मतलब कौन सा कण निकल रहा है, फिर कौन सा कण निकल रहा है। देखिए पहले ZMA है, इससे Z+1 Na आया, तो नीचे देखिए जो Z था अब Z+1 हो गया है, मतलब Z के मान में 1 की वृद्धि हो गई है। तो Z के मान में 1 की वृद्धि अपन ने यहाँ लिखी थी, यहाँ पे इसका मतलब कौन सा पार्टिकल निकला है? बीटा माइनस, बीटा माइनस निकला होगा। तो फर्स्ट पार्टिकल कौन सा है? बीटा माइनस कण है। फिर उसके बाद बच्चों N से O बना, तो N के लिए तो Z+1 था, O के लिए Z-1, तो Z+1 और Z-1 को देखिए, Z में कितनी कमी हो गई? 2 की, और ऊपर A में कमी हो गई है 4 की। तो सेकंड वाला कण कौन सा होगा? अल्फा कण, ठीक है। फिर उस O के बाद P बन रहा है, तो ऊपर A-4 है, नीचे Z-1 ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो नीचे Z-1 का Z-1 है, A-4 का A-4 है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए तीसरा कण कौन सा होगा? गामा कण। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलो खैर आज के लिए इतना बहुत है बच्चों, बाकी कल आगे इसमें दो चीज समझा रही है, उसको पढ़ेंगे अपन, ठीक है। और कल ये टॉपिक फिनिश हुआ, कल से न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे अपन। मैंने इससे पहले वाले जो टॉपिक थे वहां तक थे, मतलब नाभिक की भौतिकी तक के तो मैंने क्वेश्चन टिक कराई दिए थे। अब जो बाकी क्वेश्चन टिक नहीं कराए वो सारे क्वेश्चन किसके? रेडियो एक्टिविटी के। वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करें, कल अपन इनका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन भी सॉल्व करके लेके आना और अपन थ्योरी कंप्लीट करेंगे, ज्यादा नहीं है, 15-20 मिनट की थ्योरी बची है, फिर आगे अपन न्यूमेरिकल्स पर अटैक करते हैं, ठीक है, डाउट डिस्कस करते हैं। ओके, कल मिलते हैं, गुड बाय।